4 children. How are you, Child ma'am? diamond, come fast. How are you, And ma'am? How are you, ma'am? Fine, beta. Only 4 children are there. कोई इंक्रीज नहीं हो गया है. कहाँ है आसना, आराधना, अवनीश, वंश, वरुण? अभी तो बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो. चलिए कोई बात नहीं, हम अपने चैप्टर को तब तक स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. क्या गया? किस नहीं पढ़ाई तो आप लोगों के पास, किसी के पास हिंदी ग्रामर की बुक है बेटा 11th क्लास की? नो मैम. मैम कौन सी वाली मैम? हिंदी ग्रामर आपकी चेंज हुई है ना? अभी ली नहीं है मैम. ओके. हाँ, 39. ये तो हमने पढ़ लिया. हाँ जी, ये वाला पेज पढ़ना आज हमें. यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं. चैप्टर बेटा लंबा जरूर है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये. बहुत अच्छा लग रहा है इसको पढ़ के. ये आज की सोच के ऊपर बड़ा करारा कमेंट है. हाँ जी, लेखिका बताती है, बेबी हलदार जी बताती है कि उसके लड़के को भी वो तातुस के कहने पर वहीं पर ले आई थी. तातुस ने कहा था कि उसको भी यहीं पर बुला लो, तो उसको ले आई थी. और तातुस ने उसको इतनी अच्छी जगह काम दिला दिया था जहां उसको काम के साथ साथ में पढ़ने का भी मौका मिल सके. तातुस ने घर में तातुस ने काम दिला दिया था जहां साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया था. यानी कि बेबी के जो बड़ा लड़का है उसको वहां से लाने के बाद तातुस ने ऐसी जगह पर काम दिलाया जहां पर
उन लोगों ने कहा कि हम इसको पढ़ाएँगे, उसको पढ़ाने का भरोसा दिलाया। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से लौटे क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अर्जुन दा, रमन दा और सुखदीप का दा काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते। था तो उसने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर पार्क में थोड़ा घूम आ सकती हो। बच्चे वह खेलेंगे और तुम्हारा मन भी बहलेगा। उनकी बात मानकर वो शाम को बच्चों के साथ वहां जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थी। जैसा कि बेबी हलदार जी ने बताया कि वो खुद भी एक बंगाली थी, तो पार्क में और भी बंगाली औरतें आती थी। वे वहां उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहां वे काम करती थी। उनमें से कई मुझे देख मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बातें पूछती, तुम बंगाली हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, वह तुम्हारे साथ नहीं रहता। वहां कई जवान लड़के भी आते और उनमें बंगाली भी होते। वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते और मौका ना मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बातें करते। कोई यदि स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात ना करना कैसे संभव है। इसलिए ऐसे लोगों से मैं अधिक बातें नहीं करती और न ही अपने बारे में कुछ बताती, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है यह मैं समझ पाती थी। तात उसने भी मुझसे कह रखा था कि जब भी कभी बाहर घूमने निकलूं तो अनजान लोगों से ज्यादा बातें ना करूं। तात उसने ठीक ही कहा था। मैं भी वैसा ही सोचती थी और देखती भी थी कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लगते जिनके जवाब देने की मेरी एकदम इच्छा नहीं होती। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। यह सब देख सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की ही इच्छा नहीं होती, लेकिन बच्चों की खातिर जाना ही पड़ता। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा। उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। उसके साथ यहाँ वहाँ कोई बातचीत नहीं करता था। मैं बच्ची को लेकर आती और उसी के साथ खेल खाकर चली जाती। वह पार्क में आती तो कुछ एक लड़के उसे देखकर आपस में हंसी मजाक करते। वह किसी की ओर देखती तक नहीं थी। वह देखने में नेपालियों जैसी थी। लेखिका बता रही है कि जब तातुश ने उसको परमिशन दे दी कि तुम पार्क में घूम फिर कर आ सकती हो, इन बच्चों को भी घुमा कर लेके आओ, क्योंकि घर में पड़े पड़े बोर हो जाती हो तो थोड़ा सा तुम्हारा भी मन बहलेगा और तुम्हें अच्छा लगेगा। तो तातुश के कहने से वो बाहर तो जाने लगी, लेकिन वहां की औरतें जो और भी कोई बंगाली औरतें थी जो दूसरे घरों में मतलब काम करती थी, उन घरों के बच्चों को वहां पर घुमाने के लेकर आती थी, तो उसके पास आ जाती, बात करने लगती। तो जब कोई सामने से आकर उससे बात कर रहा है तो वो बेचारी कैसे ना बोलती, उनसे बातें करती थी। लेकिन वहां पर कुछ बंगाली लड़के भी थे, कुछ लड़के थे जिनमें से कुछ बंगाली भी थे। वो भी बात करना चाहते थे, लेकिन वो जब उन्हें मौका नहीं मिलता तो उनके बच्चों से ही बात करके चले, क्योंकि तातुश ने बेबी को समझा रखा था कि अनजान लोगों से ज्यादा बात ना करें। वो खुद भी ऐसा ही समझती थी, क्योंकि आजकल ठीक नहीं है, ऐसा वो समझती थी। तो जब कोई उनसे उनकी पुरानी बातों को छूना चाहता तो वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो यही सोचकर उसका बाहर जाने को भी मन नहीं करता था, लेकिन बच्चों के कारण उसको बाहर आना ही पड़ता था। तो लेखिका बता रही है, बेबी हलदार जी बता रही है कि एक दिन एक पार्क में एक लड़की को देखा। शायद वो भी किसी घर में काम करती होगी और उस घर की बच्ची को लेकर आती थी, लेकिन उसके साथ कोई बातचीत नहीं करता था। वह उस बच्ची के साथ ही खेल खाल कर चली जाती थी। और उस अकेली लड़की को देखकर वहां जो और लड़के होते थे वो भी उसके साथ हंसी मतलब आपस में उसको देखकर हंसी मजाक करते थे, लेकिन वह किसी को देखती तक नहीं थी। और उसकी शक्ल सूरत मतलब नेपालियों जैसी थी, लेकिन उस बच्ची से
लेकिन उस बच्ची से वह बांग्ला में बातें करती थी, क्योंकि वो भी बंगाली थी। तो वह बांग्ला में बातें करती थी, जिससे मुझे लगता था कि वह बंगाली हो सकती है। उसकी वयस 20-22 की नहीं होगी। वयस क्या होती है? एज, आयु। उसकी वयस 20-22 वर्ष की नहीं होगी और साफ मालूम देता था कि उसका ब्याह नहीं हुआ है। उसे देखकर मुझे बहुत माया होती थी। मैं सोचती कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ा होगा। मैंने उसे आवाज देकर बुलाया तो वह खुशी खुशी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा, तुम क्या बंगाली हो? उसने हाँ कहा और फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीति बताया। उस दिन से उससे मेरा अच्छा मेलजोल हो गया और हम एक दूसरे से रोज पास में मिलने लगे। किसी दिन न मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते हैं। सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाबा को खो दिया था। एक दिन जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उसकी माँ नहीं आई थी और जब वह 1 वर्ष की हुई तो उसके बाबा की भी मृत्यु हो गई थी। उसे उसके मामा और दीदी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपन में माँ के न रहने से कितना कष्ट होता है वह मैं जानती हूँ। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई उसके एक दिन पहले पास में मिली थी और तब तक वह मालूम नहीं था कि वह अगले ही दिन चली जाएगी। उसने मुझे कहा था कि तुम कल अपना पता लिख कर ले आना। मैं भी अपना पता दे दूंगी। मैं अगले दिन पता लेकर पास गई लेकिन वह नहीं आई। वह चली गई है। यह बात उसने मतलब मेरे मन में आई थी। अगले दिन मैं उसके अगले दिन भी मैंने उसे नहीं देखा। दो दिन बाद देखा कि जिस बच्ची को लेकर वह आया करती थी वह बच्ची अपनी माँ के साथ आई है। तब मुझे लगा कि वह चली गई है। मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला। वह कर भी क्या सकती थी। जिसके यहाँ रहती थी उन्हें के कहने पर तो उसे चलना था। हाँ जी, वो रोज पास में जाती थी तो उनकी दोस्ती एक बंगाली लड़की से हो गई जो 20-22 साल की थी। दिखने में वो नेपालियों जैसी थी लेकिन वो थी बंगाली। उनका काफी अच्छा खासा मेलजोल हो गया था। तो जिस दिन वो पता देने वाली थी वो उसी दिन गायब हो गई। कहीं चली गई होगी। तो 1-2 दिन नहीं दिखाई दी। फिर उसके जिस बच्ची को लेकर आती थी उसकी माँ उस बच्ची को लेकर आई है। तो लेखिका जी ऐसा ही सोच रही है कि शायद वो मुझे मिलना तो चाहती थी लेकिन मिलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि जहाँ वो काम करती थी उनसे तो उनके अकॉर्डिंग चलना था। सुनीति के ना रहने से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता। मैंने वहां जाना छोड़ दिया। जितना समय मैं वहां बिताती थी उतना अब मैं पढ़ने लिखने में बिताने लगी। क्योंकि अब वो अकेली भी नहीं जाती थी, बोर होने लगी क्योंकि सुनीति वहां पर नहीं मिलती थी, इसलिए उसने जाना ही छोड़ दिया। और वहां पर 1-2 घंटे जैसे घूम के आती थी उतना समय वो किसमें बिताने लगी? पढ़ने लिखने में बिताने लगी। अब ये उसका पढ़ना लिखना ही रंग लेकर आएगा। उसका अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातुस उसने फोटो कॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। तातुस हठात एक दिन मुझसे बोले, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं अवाक हो
उनकी ओर देखती रही और फिर बोली, मेरी चिट्ठी? मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं। उन्होंने बताया कि कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी है। मैंने कहा, सुनाइए ना, देखो क्या लिखा है उन्होंने। मतलब जो तातुस थे वो उसको मोटिवेट कर रहे थे लिखने के लिए। पहले पढ़ने के लिए मोटिवेट किया, जब वो अच्छे खासा पढ़ना जान गई तो फिर लिखने के लिए मोटिवेट किया, तो वो लिखने लगी। और तातुस ने उसको कहा, कुछ भी लिखो आप, कुछ भी। तो वो लिखती थी अपनी मतलब कहानियाँ वगैरह, कहानियों के बारे में, अपनी जीवन शैली वगैरह के बारे में भी लिखती थी। और तातुस अपने बंधुजनों को बताते थे। तो वो बंधुजन भी काफ़ी खुश होते थे। तो जितना वो अब तक लिखती थी, अभी सुनीता तो पार्क में मिलती नहीं थी, तो वो क्या करती, उसने पार्क में जाना छोड़ दिया और जो भी 1-2 घंटा वहाँ पर घूम कर आती थी, तो वो 1-2 घंटा अपनी पढ़ाई मतलब लिखने में व्यतीत करने लगी। तो जितना उसने लिखा था, तातुस ने उसको फोटोकॉपी करा के कोलकाता भेज दिया था। अब अचानक एक दिन तातुस कहते हैं कि बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। वो सोचती है कि मुझे चिट्ठी कौन भेजेगा, क्योंकि बच्चे उसके साथ में थे, पति ने उसको छोड़ ही दिया था, तो उसको चिट्ठी लिखने वाले माँ बाप उसके थे नहीं। भाई लोग थे, 2 भाई थे, लेकिन जब उनको सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की। जब उसका घर तक भी तोड़ दिया गया था, तभी भी उनके भाइयों को पता था कि वो किस हाल में है। घर तोड़ दिया गया, पूरी रात उसने वीराने में बिखरे सामान के साथ ही काटी थी, लेकिन कोई भाई भी पास में नहीं आया था। तो वो हैरान हो जाती कि मुझे चिट्ठी लिखने वाला कौन है। तातुस बताते हैं कि कोलकाता से मेरे बंधु ने तुम्हें एक चिट्ठी भेजी है। तो वे भी कहती है कि ठीक है, मुझे सुनाइए, मैं देखूं तो सही क्या लिखा उन्होंने। तातुस ने मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। तुम्हारे तातुस ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारी तातुस से 1 वर्ष बड़ा हूँ। इस वयस में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर वह अब संभव नहीं। तुम कुछ किताबें पढ़ो और तातुस के पास से बांग्ला अभिधान, अभिधान मतलब शब्दकोश, और संस्कृत में अभिधान कहते हैं पूर्ण नाम को, नाम जो होता है उसको कहते हैं अभिधान। तो इसमें जो तातुस के बंधु है वो बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे तातुस से 1 साल बड़ा हूँ, मुझे बांग्ला में लिखना नहीं आता, मैं सिर्फ पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे लिखना नहीं आता, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ। तो कहते हैं कि तुम कुछ किताबें पढ़ो, तातुस के पास से बांग्ला अभिधान लेकर रोज उसे पलटा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है, वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं। मतलब उसको इतनी अच्छी तरह से मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम्हारी जो डायरी है वो बहुत ही, जो तुम्हारे लेख तुमने लिखे हैं बहुत ज्यादा उत्कृष्ट लिखे हैं, बहुत ही अच्छे लिखे हैं। और जिस जिसने भी मतलब मेरे बंधुजनों ने जिस जिसने भी तुम्हारी डायरी पढ़ी है, वो तुम्हारी इस डायरी को चमत्कार लेखन मानते हैं। मेरे एक बंधु ने कहा है कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा। आशा करता हूँ तुम कभी लिखना नहीं। यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस धरती पर तुम्हें लिखने को भेजा है।
आशीर्वाद के साथ यही समाप्त करता हूँ। इतनी सुनकर मैं अवाक रह गई। मैंने ऐसा क्या लिखा है जो इन लोगों को इतना अच्छा लगा। यानी कि वो लिख रही है लेकिन फिर भी उसको खुद ये नहीं पता कि मतलब इतना अच्छा जो उसको लग गया, ऐसा मैंने क्या लिख दिया। वो तो नॉर्मल लिख रही है अपनी जीवन शैली के बारे में। तो जो बंधुजन था वो कह रहे हैं कि जो तुमने ये जो लेख लिखा है उसको मैं अपनी किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था कर रहा हूँ। लेकिन इस कहानी का अंत तक पहुंचाना जरूरी होगा। इसके लिए तुम्हें अपनी इस कहानी का अंत तक पहुंचाना है। तो वो उम्मीद करते हैं कि तुम हमेशा लिखती ही रहना, लिखना कभी मत छोड़ना। बस ये समझ लो कि भगवान ने तुझे लिखने के लिए यही भेजा है। और वो अपने ब्लेसिंग्स उसको देते हैं, अपने आशीर्वाद उसको देते हैं। तो लेखिका ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि मैंने ऐसा क्या लिख दिया जो इनको इतना अच्छा लग गया। इससे अच्छा लगने की तो कोई बात नहीं। फिर मेरी लिखावट भी खराब है और लिखने में भूलें इतनी कि उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तातु से पूछा कि मैंने जो लिखा है वह उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा? तो तातुस बोले, वह तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, मैं सचमुच ही कुछ नहीं समझती। भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुस ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम किए जाओ, बस लिखो और पढ़ो। उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। यानी कि वो बहुत हैरान परेशान है कि मैंने मेरी तो राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है और मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा की है मैंने। फिर भी ऐसा क्या है जो उनको इतना अच्छा लग गया। हालांकि वो उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करना चाहते थे। मतलब जरूरी नहीं राइटिंग अच्छी हो या उनके शब्द अच्छे हो, उनमें कुछ फीलिंग्स थी, कुछ अच्छी चीजें थी जो उन्होंने महसूस की और वो चीज लेखिका नहीं समझ पा रही थी। तो वो तातुस से भी पूछती, इस बारे में डिस्कस करती है। तो तातुस कहते हैं कि बेटा तुम अभी इन बातों को नहीं समझ पाओगे। तुम इस सब पचड़े में मत पड़ो, इतनी माथापच्ची मत करो। इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना बस काम किए जाओ। यानी कि जो तुम्हें लिखने को बोला तो बस तुम लिखती जाओ, लिखो पढ़ो बस। एक दिन मतलब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। तातुस की बात मैं अनसुनी ना करती तो क्या करती। जैसे मुझे घर में करने को कुछ और था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमन दा और सुखदीप दा तो थे ही। उनके बंधु समित दा, रजत दा, राहुल दा का भी आना जाना लगा ही रहता था। वे सब भी तो मुझे चाहते थे और मेरे साथ तातुस जैसा ही व्यवहार करते थे। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ किताब कॉपी लेकर कैसे बैठ सकती थी। एक दिन भूल से तातुस की बात मान दिन ही में उनसे अपने लिखने पढ़ने की बातें करने में लग गई तो एक कांड घट गया। रमन दा उस दिन काम घर से लौटे तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वह खाने बैठ गए। खाने की प्लेट में कोई गंदगी न पड़ जाए, वह मक्खी वक्खी न बैठ जाए, इसलिए मैंने उसे उल्टा रख दिया था। भूख के मारे कमरदा ने इसका ख्याल नहीं किया और सब सब्जियां उस पर ले ली। उन सब्जियों में एक गाढ़ी तनी वाली सब्जी थी। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया तो देखा कि तनी प्लेट से भाग आ गई होगी और क्या। देखा कि तनी प्लेट से नीचे गिरी जा रही है। वह खाना छोड़ अवाक हो उसे देखने लगा। कुछ क्षण बाद उसकी समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है।
वह वहीं बैठा न जाने क्या सोच सोच कर खूब हंसने लगा। मैंने तातुस से पूछा, रमणदा किसके साथ बातें कर हंस रहा है? तातुस बोले, ओ कौन है वहां? मैंने कहा, ओ तो कोई है नहीं उस कमरे में। और इतना कहकर मैं वहां चली गई और देखा कि रमणदा हंसे ही जा रहा है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ रमणदा? वह कुछ न कहे, बस हंसता रहा। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ बताओ तो सही। वह हंसते हंसते बोला, बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते ही आकर मैंने तातुस को बताया कि जोक की भूख लगी होने से रमणदा ने बिना अपनी प्लेट की ओर देखे उल्टी प्लेट में ही खाना ले लिया। वह भी सुनकर हंसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे। उनकी हंसी उनकी अपनी तरह की थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना बंद हो गया, लेकिन मेरी हंसी थम नहीं रही थी। मैं देखकर तातुस बोले, बेबी तुम क्या हंसती ही जाओगी? खाली हंसने से ही सब कुछ हो जाएगा? मेरी बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी हुई है, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना होगा। मैंने कहा, चिट्ठी? यह चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा। तातुस बोले, क्यों नहीं होगा? तुमसे जैसे बने वैसे ही लिखो, लिखते लिखते ही सब ठीक हो जाएगा। यानी कि तातुस के बंधुजन भी उसको मोटिवेट कर रहे थे लिखने के लिए और तातुस खुद भी उसको मोटिवेट करता था। लेकिन वो खुद देख रही थी कि भाई कई बंदे और भी हैं, उन लोगों का भी खाना पीना होता है, बनाना होता है, उसको काम करना होता है। तो वो मतलब लिखने को टाइम कम दे पा रही थी। लेकिन तातुस के समझाने से एक दिन वो दिन में ही लिखने के लिए बैठ गई थी। और तभी वो तातुस का जो सबसे छोटा बेटा था, वो आकर नहीं, तातुस का बेटा था अर्जुन और ये रमण जो है वो अर्जुन का दोस्त है। तो वो काम से लौटा और खाने के लिए चला गया। तो उसको भूख लगी थी, प्लेट जैसे कि कोई मक्खी मच्छर वगैरह ना गिर सके इसलिए वो प्लेटों को क्या करती थी, उल्टा करके रख देती थी। और उसे भूख लगी थी, उसने ये ध्यान नहीं किया कि प्लेट उल्टी है। उसने उल्टी प्लेट में ही खाना डाल लिया। जब उसको ये एहसास हुआ, वो गिरने लगी सब्जी, तो उसको एहसास हुआ कि वो तो उल्टी प्लेट में ही खा रहा है। तो ये देखकर मतलब उसको हंसी आ गई। उसकी हंसी की आवाज सुनकर बाहर बैठी बेबी को भी उसको देखने के लिए चली गई कि आखिर हो क्या रहा। बेबी भी ने भी जब उसको ऐसे उल्टी प्लेट में खाते देखा तो वो भी हंस पड़ी। तो जब तातुस को बताती है तो तातुस कहते हैं कि अब तुम हंसती रहोगी, उसका चिट्ठी का जवाब तो दो। जो मेरी बंधु ने तुम्हें चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब तो दे दो। तब वो कहती है कि मुझे तो लिखना नहीं आता, मेरे से नहीं होगा। मतलब भाई अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है तो मेरे से नहीं होगा। वो तातुस कहते कोई बात नहीं, जैसा भी तुमसे बन पड़े, तुम जैसा भी देना चाहो जवाब वैसा ही दे सकते हो। लेकिन उसकी चिट्ठी का जवाब तुम दो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे-धीरे करके सब लिखते-लिखते तुम सब कुछ सीख जाओगे। तुम जवाब दो। मैं सोच में पड़ गई। कभी किसी को चिट्ठी-विट्ठी लिखी नहीं। यदि लिखे भी तो बस जैसे-तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र। कुछ समझ में नहीं आता कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कितना गलत लिखूंगी, कितना सही, इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं। मैंने तातुस से पूछा, मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी? तातुस बोले, यह तुम ही सोच कर देखो। बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे एक वर्ष बड़े हैं। मैंने कहा, मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूं? मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। तातुस बोले, तुम्हारी जैसी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखी। जेठू वैसे होता है बड़ा। जेठू का मतलब होता है बड़ा, बड़े को कहते हैं। तो जब तातुस उसको चिट्ठी लिखने के लिए कहते हैं
तो पहले तो मना ही कर देती कि मुझे चिट्ठी लिखनी नहीं आती, मेरे से नहीं होगा। तो बाद में तातुस उसको समझाते, कोई बात नहीं, जिसको तुझे जैसी भी आती है तुम वैसी ही लिख दो। तो वो सोचती है कि मैंने तो कभी चिट्ठी लिखी ही नहीं, तो मैं कैसे लिखूंगी, पता नहीं कितनी गलत होगी कितनी सही होगी। और सबसे पहले तो मतलब मैं उनको बोलूं क्या। तातुस उसको बताते हैं कि बस ये इतना समझ लो, कुछ भी बोलो जो तुम्हारा मन करे उतना समझ लो, लेकिन ये समझ लो कि वो मेरे से एक साल बड़े हैं। तो वो अपने खुद के हिसाब से सोचती है कि मैं उनको जेठू लिखूंगी, यानी कि बड़ा ही लिखूंगी, पिता से जो बड़ा होता है, क्योंकि तातुस को पिता ही मानती थी। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने पर सिर्फ पैक मैं जानती नहीं थी, मतलब उसको नहीं पता था चिट्ठी कैसे लिखते हैं, फिर भी लेखिका कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि चिट्ठी कैसे लिखी जाती, फिर भी जैसे बन पड़ा लिखा। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, प्रिय बेबी, तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी। क्या लिखूं, सोचते सोचते इतनी देर हो गई। 4-5 दिन हुए मैं यहाँ के किताबों के बाजार गया था। वहां बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई थी कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूं। लोग वहां मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे और मैं अवाक हो रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया, जानकर बहुत खुशी हुई। तुमने ये बिल्कुल ठीक लिखा है कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुस और मैं बहुत चिंतित हैं। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताबें कैसे छपे। आशा पूर्णा देवी का पाखी खाचार पाखी कैसा लग रहा है। तुम्हें तातुस ने जरूर बताया होगा कि आशा पूर्ण देवी घर के सारे कामकाज निपटाकर उस समय चोरी चोरी लिखती थी जब सब लोग सो जाते थे। उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी और घर से बाहर भी वह बहुत कम निकलती थी। मैं और तातुस दोनों ही आशापूर्ण देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया की काफी खबर रखते हैं, जबकि हम में उनकी कहानी उंगली बराबर पे लिखने की क्षमता नहीं है। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी हो सकती हो, यह बात मेरे मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा, मेरा प्यार लो, तुम्हारा जेठू। बेबी तातुस के जो बंधुजन थे उनको अपनी चिट्ठी लिख देती है, क्योंकि उन्होंने उनकी चिट्ठी आई थी, उनकी चिट्ठी का जवाब लिख देती है। तो बदले में जेठू की चिट्ठी वापस आती है और वो कहते हैं कि तुम्हारी चिट्ठी तो मुझे कई दिन पहले मिल गई थी, लेकिन बस मैं ये सोच रहा था कि मैं लिखूं क्या। मैं बाजार में गया था, वहां पर बहुत सारी बंगाली किताबें थी और मेरा मन भी कर रहा था कि मैं बहुत सारी किताबें खरीद कर तुम्हें के पास भिजवा दूं, क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग खरीद रहे थे, लेकिन मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या खरीदूं। वो बाजार क्या करने गया होगा। बेबी हालदा के जो लेख थे, जो पत्रिका मतलब वो लेख लिख रही थी उनको पत्रिका में छपवाने के लिए, जितना भी वो लिखती थी तातुस फोटोकॉपी करवा के और उन बंधु को कोलकाता में भेज दिया करते थे। और बंधु क्या करते थे, उनको ही
मतलब एक बुक तैयार करवा रहे थे। उनके जो लेख थे, जो वो कहानी लिख रही थी, जो तातुस उसको फ़ोटोकॉपी करवा के कोलकाता में भेज रहे थे, तो कोलकाता वाले जो बंधु थे, जो तातुस से 1 साल बड़े थे, जिसको लेखिका जेठू बोल रही है, वो उन लेखों के एक डायरी तैयार कर रहे थे, एक किताब तैयार कर रहे थे। तो वे कहते हैं कि तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया है। और जो तुम कह रही हो वो बात बिल्कुल सही है कि तातुस और मैं बहुत चिंतित है तुम्हारी रचना को लेकर, तुम्हारी लेख को लेकर। और हमारी चिंता क्या है? मेरी और तुम्हारी तातुस की चिंता ये है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे। यानी कि वो उनको मोटिवेट ही इसीलिए कर गए हैं कि वो लिखने पर जोर दे, लिखने पर ध्यान दे और उनकी कोई किताब छपवा सके। तो वो एक दूसरी जो राइटर है उसका भी उदाहरण देते हैं, आशापूर्णा देवी, जो कि वो भी बंगाली राइटर ही है, बंगाली लेखिका है। वो बताते हैं कि उनको सिर्फ बंगाली में ही लिखना आता था, बंगाली के सिवा कुछ भी नहीं आता था। वो केवल पढ़ना बांग्ला ही पढ़ना लिखना जानती थी बस। और यहाँ तक कि वो कभी घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। वो सिर्फ घर में ही रहती थी, घर में ही रहकर उसने मतलब किताबें लिखी थी। वो बाहर निकलना नहीं जानती थी, बाहर इतना मतलब बहुत कम निकलती थी। फिर भी उन्होंने कितनी अच्छी-अच्छी किताबें लिखी, कितनी अच्छे-अच्छे लेख लिखे, कितनी अच्छी-अच्छी रचनाएँ लिखी हैं। तो वो जो जेठू थे वो बताते हैं कि हम उन आशापूर्णा देवी की भी दुनिया को की खबर काफ़ी अच्छी खबर रखते थे, मतलब उसके बारे में भी हम खबर रखते थे, खोज खबर रखते थे। लेकिन हम उनकी कानी उँगली बराबर मतलब सबसे छोटी उँगली के बराबर भी हम नहीं लिख सकते थे। हमारी क्षमता ही नहीं थी उनकी बराबरी करने की, सोचने की भी। हम इतने सक्षम ही नहीं थे। यानी कि वो इतनी अच्छी राइटर थी, इतनी अच्छी लेखिका थी कि उनका मुकाबला तो छोड़ो, हम तो उनकी उँगली के बराबर भी नहीं थे।